मैं एक पाकिस्तानी स्नाइपर। कहानी की तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आइए कहानी की तरफ चलते हैं। मैं लकड़ियों के नीचे गड्ढे में छुपा हुआ था और ये घर अब मेरी चिता बनने वाला था। मैंने सोचा आग में जलने से बेहतर था कि मैं गोली खाकर जान दे देता। ये सोच आते ही मैं बाहर निकलने के लिए तैयार हो गया। मैंने इरादा कर लिया था कि जैसे ही वो आग लगाकर बाहर निकलेंगे मैं भी इस चूहेदान से बाहर निकल जाऊंगा। जेब से लाइटर निकालकर मैंने उस गड्ढे का जायजा लिया। वो 5 बाई 5 फुट की चौकोर जगह थी। मगरिबी जानिब लकड़ी का दरवाजा बना देखकर मैं चौंक गया। एकदम मैंने आगे बढ़कर दरवाजा खोला। लाइटर की रोशनी में एक तंग रास्ता देखकर मेरा दिल बलियों उछलने लगा। यकीनन वो चोर रास्ता था और वो रास्ता ये भी जाहिर कर रहा था कि मुश्ताक का ताल्लुक आजादी की खातिर लड़ने वाले मुजाहिदीन के किसी गिरोह से था। चूंकि मेरी एकदम आमद पर वो शशोपंज में पड़ गया था कि आया मुझ पर एतबार करे या नहीं, इसी वजह से उसने मेरे सामने अपनी असलियत जाहिर नहीं की थी। अलबत्ता इंडियन फौज के पहुंच जाने के बाद उसके पास इतना वक्त नहीं था कि वो मुझे कुछ बता सकता। मैं उस रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। चूंकि वो रास्ता निहायत तंग था इसलिए मुझे झुक कर चलना पड़ रहा था। वो सुरंग 50-60 गज से ज्यादा तवील नहीं थी। उसका इख्तिताम एक और गड्ढे पर हुआ। अब वहाँ से बाहर निकलने की सूरत में जाने कैसी सूरत हाल का सामना करना पड़ता। मैं वहीं बैठकर इंडियन फौजियों के दफा होने का इंतजार करने लगा। उनके जाने के बाद मैं इत्मीनान से बाहर निकल सकता था। बाकी मुश्ताक के घरों को आग लग जाने के बाद वो सुरंग यूं भी जाहिर नहीं हो सकती थी। छत के मलबे ने गिरकर यकीनन मुश्ताक के घर मौजूद गड्ढे को भर देना था। मैं पांव पसारे दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। खुराक के पेट में जाते ही मुझे गुनूदगी महसूस होने लगी थी। वहाँ पर मुझे कोई खास खतरा भी महसूस नहीं हो रहा था, इसलिए मैं आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगा। जमीन दोज गड्ढा काफी गर्म था। मुझे जल्द ही नींद आ गई। आंख खुलने पर मैंने कलाई पर बंधी घड़ी पर निगाह दौड़ाई। दिन के 9 बज रहे थे। मैं काफी देर आराम कर चुका था। मैंने उठकर क्लाशिनकोफ कंधे से लटकाई और दोनों हाथों को गड्ढे की छत पर पड़े लकड़ी के तख्ते पर टेक कर उसे आहिस्ता से ऊपर उठाने लगा। मेरी कोशिश थी कि कोई आवाज न निकले। वो गड्ढा और उस पर पड़ा लकड़ी का तख्ता बिल्कुल मुश्ताक के घर जैसा ही था। बहुत ज्यादा एहतियात के बावजूद थोड़ी बहुत आवाज पैदा हुई थी, क्योंकि उस तख्ते पर भी काठ कबाड़ पड़ा हुआ था। आहिस्ता आहिस्ता मैंने तख्ता बिल्कुल ही ऊपर उठा दिया और फिर उचक कर बाहर निकल आया। उसके साथ ही मैंने तख्ता वापस बंद कर दिया। मैं उस वक्त लकड़ी के फट्टों से बने हुए किसी बिस्तर के नीचे ही था और कमरे में छाई खामोशी जाहिर कर रही थी कि वहाँ कोई मौजूद नहीं है। मैं बेआवाज रेंगता हुआ बिस्तर के नीचे से निकला। कमरा वाकई खाली था। मुझे सहन में काफी लोगों की मौजूदगी का एहसास हुआ। औरतों का रोना, बच्चों का शोर और कुछ बातों की आवाजें मेरे कानों में पड़ी। दरवाजे की दर्ज से आंख लगाकर मैंने सहन में झांकने की कोशिश की, मगर उसके सामने एक और कमरा मौजूद था, जिसकी वजह से मैं सहन में नजर नहीं दौड़ा सकता था। अलबत्ता लग यही रहा था कि जैसे कोई मैयत वाला घर हो, और इसमें कोई शुबा नहीं था कि घर के मकीनों का मुश्ताक से कोई न कोई ताल्लुक जरूर था। उस वक्त वहाँ से बाहर निकलना मुसीबत को दावत देने के मुतरादिफ था, और ये मुसीबत मेरे साथ मुश्ताक के अहबाब की जिंदगियों को भी नुकसान पहुँचा सकती थी। मैं बाहर निकलने का इरादा तर्क करके वहीं खड़ा रहा। अचानक ही रोने धोने की आवाजें तेज हुई। यूं लगा जैसे जनाजा उठाकर बाहर ले जाया जा रहा हो। थोड़ी देर तक औरतों के ऊंची आवाज में रोने की आवाजें सुनाई देती रहीं और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो शोर थम गया। मुझे 2-3 घंटे इंतजार करना पड़ गया और किसी ने भी कमरे का रुख नहीं किया था। मैं बिस्तर पर बैठकर किसी के वहां आने का इंतजार करता रहा। फिर किसी ने बाहर वाले कमरे का दरवाजा खोला। मैं एकदम चौकन्ना होकर उठा और कमरे के दरवाजे के पीछे छुप कर खड़ा हो गया। आने वाला इसी तरफ आ रहा था। दरवाजे के भिड़े हुए दोनों पट वाह हुए और एक औरत अंदर दाखिल हुई। मैं जानता था कि अगर उसकी नजर एकदम मुझ पर पड़ी तो उसके मुंह से चीख भी निकल सकती थी, इसलिए जैसे ही वो 2 कदम आगे बढ़ी मैंने फौरन दरवाजे के अकब से निकलकर उसके मुंह पर हाथ रख दिया। वो हैरत से तड़पी। उसके मुंह से ऊ आ की आवाज बरामद हुई, मगर मेरी गिरफ्त काफी सख्त थी। उसे दरवाजे के सामने से एक तरफ करके मैंने आहिस्ता से कहा, मैं दोस्त हूँ, शोर न करना, तुम्हें छोड़ रहा हूँ। पता नहीं मेरे अल्फाज उसकी समझ में आए थे या नहीं, मगर उसने मचलना बंद कर दिया था। मैंने आहिस्ता से उसके मुंह से हाथ हटाया। वो आंखों में हैरानी भरे मेरी तरफ मुतवज्जे हुई। वो एक जवान सा लड़की थी। मैंने फौरन आगे बढ़कर उसके सर पर हाथ रखा, जिसका मतलब था कि वो लड़की मेरी बहन या बेटी जैसी है। ये एक बैनुल अक़वामी इशारा है और अल्फाज से कई ज्यादा मौसर है। उसके चेहरे पर एकदम इत्मीनान फैल गया। मैंने रुक रुक कर फिक्रा पूरा किया। मैं मुश्ताक का दोस्त हूँ। ना मालूम वो कौन सी जबान बोलते थे और आया उर्दू उसकी समझ में आती भी थी या नहीं। उसने समझ जाने वाले अंदाज में ऊपर नीचे सर हिलाया और उसके साथ ही उंगली से बिस्तर की तरफ इशारा किया। गोया पूछ रही थी कि मैं वहीं से बरामद हुआ हूँ। मैंने भी इस बात में सर हिला दिया। उसने मुझे बैठने का इशारा किया और बाहर की तरफ बढ़ गई। अपने पीछे दरवाजा उसने बंद कर दिया था। गो मेरे दिल में थोड़ा बहुत खदशा मौजूद था कि कहीं बाहर जाकर वो शोर न मचा दे, मगर ये भी हकीकत थी कि मैं उस पर एतबार करने पर मजबूर था। थोड़ी देर बाद दरवाजे के बाहर कदमों की चाप उभरी। मैं हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पर दोबारा किवाड़ के पीछे हो गया। इस मर्तबा वो लड़की एक जवान साल आदमी के हमरा नमूदार हुई।
मैं दरवाजे के अकब से निकल आया। आने वाले ने मुझसे पुरतपाक मुसाफा किया। थोड़ी देर बाद हम आमने सामने बैठे हुए थे। उसने टूटी फूटी उर्दू में मुझे जो कुछ बताया उसका लुब्बे लुबाब यही था कि वो मुश्ताक का बहनोई है और उसके साथ मौजूद लड़की मुश्ताक की बहन थी। मुश्ताक काफी अरसे से आजादी के मतवालों का साथी था। उसने शादी नहीं की थी। गुज़श्ता रात हिंदुओं ने उसके घर को आग लगाने के बाद गांव के तमाम लोगों को इकट्ठा करके ऐलान किया था कि उसके बाद भी अगर किसी ने मुजाहिदीन को पनाह देने या उनकी मदद करने की कोशिश की तो उनके साथ भी यही होगा। हालांकि यही कुछ वो पिछली 7 दिहाइयों से करते आ रहे हैं, मगर आजादी के मतवालों के दिल में जलती जोत को बुझाना इतना आसान नहीं। इन जालिमों ने जाते हुए इतनी मेहरबानी की थी कि मुश्ताक की लाश वहीं छोड़ गए थे। थोड़ी देर पहले ही मुश्ताक की तदफीन हुई है। आज आजादी वतन की पुरबहार फजाओं में सांस लेते हुए हमारी नौजवान नस्ल को आजादी की कदर नहीं है। वो ये नहीं जानते कि आजादी कौन सी नेमत है और गुलामी किस चिड़िया का नाम है। उन्हें बिल्कुल भी मालूम नहीं कि गुलामी ऐसा तौक है जो जिस कौम के गले में पड़ा उसे जिल्लत की गहराइयों में गिरा दिया। कौमों का उरूज और तरक्की आजादी की मरहून मिन्नत होता है। वही कौमें दुनिया में सर उठाने के काबिल होती हैं जो किसी की गुलाम ना हो। गुलाम कौमें अपने आका की दस्तनगर हो जाती हैं। न उनका मजहब महफूज रहता है, न तहजीब और सकाफत। आजादी ही एक कौम की पहचान है और आजादी ही एक कौम का फख्र। आजादी रब्बे करीम की अता की हुई ऐसी नेमत है जिसका कोई नेमुल बदल नहीं। आज अगर हम आजाद और खुद मुख्तार हैं तो ये हमारे उन असलाफ का कारनामा है जिन्होंने अपना हाल हमारे मुस्तकबिल पर कुर्बान कर दिया, अपनी ख्वाहिशात को हमारी चाहतों पर निछावर किया, अपनी खुशियों के बदले दुख दर्द समेट कर हमारा दामन खुशियों से भर दिया, जिन्होंने सुकून के बदले बेसुकूनी और राहत के बदले तकलीफ मोल ली, लेकिन हमारे लिए एक आजाद वतन का तोहफा, एक अलहदा मुल्क की नेमत और खुद मुख्तारी की सौगात छोड़ गए। अगर आज हम सर उठा कर चल रहे हैं तो ये सरबुलंदी उन सरों की मरहून मिन्नत है जो अपने शानों पर बाकी न रहे और उन अजाइम की अता करदा है जो वक्त के सबसे बड़ी ताकत से टकरा गए। उन हौसलों की देन है जो पहाड़ों से गम बर्दाश्त करके भी अपने मकसद से न हटे। लेकिन पाकिस्तानी कौम का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि इस मुल्क के खुदादाद के मारे वजूद में आते ही ये कौम मुखलिस हुक्मरान से महरूम हो गई। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद कोई ऐसा लीडर हमारे हिस्से में न आया जो जाती मफाद को बीच में लाए बगैर मुल्क और कौम के लिए कुछ बेहतर करता। हुक्मरानों के नाम पर हमें तसलसल से एक मफाद परस्त टोले से वास्ता रहा, जिनकी नजरें हरीस गिद्धों की तरह हमेशा गरीब आवाम की जेब पर रहीं, जिनके दिमागों के गटर में हमेशा हिर्स और हवस की गंदगी उबलती रही। उनके पापी पेटों की तवालत स्विस बैंकों तक जा पहुंची, जो खून पीने वाली जोंकों की तरह अवाम के नहीफ और लागर जिस्मों से चिमटे हुए हैं। ऐसी जोंकें जो खून पीने के बाद गोश्त को भी चाट जाती हैं। उन्हें ये एहसास ही नहीं कि मुस्तकबिल करीब और बईद में हमारी तरजीहात और मंसूबे क्या होने चाहिए। उनके बाद हम अवाम का नंबर है कि आज हम जबानी कलामी नारेबाजियों और बुलंद बांग दावों से दुश्मन का मुकाबला करने की कोशिश में लगे हुए हैं। हम ये भूल गए हैं कि मैदान अमल में गुफ्तार के गाजियों की नहीं, किरदार के गाजियों की जरूरत है। आजादी की नेमत और कदर उन कश्मीरी माओ बहनों से पूछो जो आए रोज अपने किसी प्यारे पर बैन कर रही होती हैं, जिनकी ना इज्जतें महफूज हैं और ना जानो माल। आज कश्मीरी जो आजादी की जंग लड़ रहे हैं, अल्लाह पाक के फजल से अगर ये कामयाब हो गए तो शायद इनकी आने वाली नस्लें भी हमारी तरह ही अपने आबाओ अजदाद की कोशिशों को भुलाकर कश्मीर का वही हाल कर दें जो हमने पाकिस्तान का किया है। बहरहाल ये लंबी दास्तान है। दर्दमंद रो रो कर लोगों को इस जाने मुतवज्जे करते हैं और पढ़ने सुनने वालों के नजदीक ये फकत लफ्फाजी होती है। मुश्ताक के बहनोई का नाम अय्यूब था। उसकी बात खत्म होते ही मैं उसे अपने बारे में बताने लगा। इसी दौरान मुश्ताक की बहन ताहिरा खाना ले आई थी। अय्यूब से पता चला कि वो खाना किसी करीबी रिश्तेदार के घर से आया था। मुश्ताक की मौत का दुख होने के बावजूद मुझे सख्त भूख लगी हुई थी। मैं बेतकल्लुफ खाने को जुड़ गया। खाने के बाद अय्यूब ने मुझे उसी कमरे में आराम का मशवरा देकर कमरे के दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया। रात को जब ताजियत वाले चले गए थे तभी ताहिरा बहन मेरे लिए खाना ले आई। अय्यूब की वसातत से मैंने अपनी नदामत और अफसोस उस लड़की तक पहुंचा दिया था जिसके सगे भाई ने मेरे लिए जान कुर्बान कर दी थी। मगर कश्मीर की बेटी का अज़्म और हौसला बहुत बुलंद था। उसके मुकद्दस चेहरे से हुवैदा मुस्कुराहट ने मुझे सुकून दिया। उसने अय्यूब की वसातत से कहा, आप भी तो मेरे भाई हैं। और किसने कहा कि मुश्ताक मर गया है? कुरान कहता है कि उन्हें मुर्दा न कहो, तो मैं कैसे उसे मुर्दा समझूं? मैंने बेख्तियार उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, हाँ मेरी बहन, मैं तुम्हारा भाई हूँ। मुझे तुम पर फख्र है और हमारा भाई जिंदा है। अय्यूब ने रास्ते के बारे में थोड़ी बहुत मेरी रहनुमाई कर दी थी, लेकिन पहाड़ी रास्तों की पहचान इतनी आसान नहीं होती। एक जैसे पहाड़, उनसे निकलने वाले नाले, दरख्तों झाड़ियों के झुंड, बहने वाले चश्मे और आबशारें, ये तमाम यकसा मनाजिर बगैर किसी नक्शे की मौजूदगी के रास्तों की पहचान को मशकूक कर देते हैं। उनसे इजाजत लेकर मैं मोहतात अंदाज से उनके घर से निकला। मेरी जरा सी गफलत उन पर भी कोई मुसीबत ला सकती थी। उस घर से थोड़ा दूर होते ही मैंने इत्मीनान भरा
सांस लिया। वो वादी शर्कन गरबन फैली हुई थी, जबकि शुमाल से जुनूब की तरफ उसकी चौड़ाई थी जो 400-500 मीटर से ज्यादा नहीं थी। मैंने आबादी के बीचों बीच आगे बढ़ने की बजाय चौड़ाई में वादी को अबूर किया और जुनूब की तरफ मौजूद बुलंदी पर चढ़ने लगा। जहाँ तक मैं अयूब के बताए रास्ते पर चल सकता था, उसी रास्ते पर गामजन रहा। जो ही उसकी बताई हुई निशानियां गड़बड़ हुई, मैंने ज्यादा सोचने में वक्त जाया किए बगैर अंदाजे से एक जानिब कदम बढ़ा दिए। घुप अंधेरा जहाँ मेरे लिए मुश्किलात पैदा कर रहा था, वहाँ मुझे छुपाव भी मुहैया कर रहा था। दुश्मन की पोस्टों पर चमकने वाली रोशनी मुझे दूर ही से नजर आ जाती और मैं अपना रास्ता जरा तब्दील कर देता। वो रात मैं बगैर किसी हादसे के चलता रहा। सुबह का मलगजा उजाला फैल गया जब मैं एक ऐसी जगह पहुंचा जहां झाड़ियों और दरख्तों का वसी जंगल मौजूद था। झाड़ियों के एक झुंड में घुसकर मैं मचान बनाने लगा। तुलुए आफ्ताब तक मैं उस काम से फारिग हो गया था। अयूब के घर से चलते वक्त मैंने 2-3 रोटियां मुर्गी के शोरबे में चुपड़ कर साथ रख ली थी। उन्हें मैदे में उतार कर मैं आराम करने लेट गया। झाड़ियों और दरख्तों का वो जंगल काफी दूर तक फैला हुआ था और उसमें मुझे तलाश करना इतना भी आसान नहीं था कि मुझे कोई खास खतरा होता। मैं बेफिक्र होकर लेट गया, लेकिन दुश्मन को मेरा ज्यादा देर आराम करना पसंद नहीं आया था। बातों की तेज आवाज से मेरी आंख खुली थी। मैंने फौरन ही क्लैशनकोफ हाथ में थाम कर सेफ्टी लीवर नीचे कर दिया। आने वालों की तादाद 3 थी। उनकी बातों से पता चला कि वो उस जंगल को घेर कर तलाशी ले रहे हैं। ये बात मेरे लिए काफी हैरान कुन थी, क्योंकि मेरे तई उन्हें मेरी तलाश यहाँ से काफी आगे करना चाहिए थी। उनके पास मौजूद रेडियो सेट से मुख्तलिफ पार्टियों की बातचीत की आवाज आ रही थी। मैं उनसे बिल्कुल ही तारुज न करता और उन्हें आगे बढ़ जाने देता अगर वो इस बारीकी से तलाशी न ले रहे होते, क्योंकि फायर करने का मतलब अपनी मौजूदगी का राज फाश करना था। मगर उन्हें झाड़ियों के झुंड की तरफ बढ़ता देखकर मैंने एकदम दरमियान वाले आदमी पर शिस्त साध ली। वो उस वक्त अपने बाकी 2 साथियों को ये बावर करवाने की कोशिश में था कि उनका इस जंगल को छानना बिल्कुल ही बेफायदा और फजूल है। मैं ट्रिगर दबाने ही लगा था कि अचानक ही कुछ फासले पर तेज फायरिंग की आवाज गूंजी। वो तीनों ठिठक कर रुके और फिर उस जानिब भाग पड़े जिधर से फायरिंग की आवाज आ रही थी। उनके वायरलेस सेट से भी कंट्रोल का इस्तिफसार सुनाई दे रहा था जो वो फायरिंग करने वालों से कर रहा था। मेरे तने हुए आसाब ढीले पड़ गए थे, मगर मेरा ये इत्मीनान ज्यादा देर बरकरार नहीं रह सका था। जल्द ही वो मुझे वापस आते दिखाई दिए। उनके जोर जोर से बातें करने की आवाजें दूर से ही मेरे कानों में गूंजने लगी। मैं एक बार फिर उनके इस्तकबाल के लिए तैयार हो गया था। उनके करीब पहुंचते ही पहले जुनूब की तरफ से 5 आदमी नमूदार हुए। उनका रुख भी मेरी जानिब था। दरमियान में मौजूद आदमी के कंधों पर मुझे दूर ही से क्राउन चमकते नजर आए। वो कोई ऑफिसर था। उन तीनों ने भी अपने ऑफिसर को देख लिया था। करीब पहुंचकर उन्होंने इकट्ठे सैल्यूट किया। सैल्यूट के जवाब दिए बगैर ऑफिसर उनसे सूरत हाल के बारे में पूछने लगा। वो इतनी दूर नहीं थे कि उनकी आवाज मेरे कानों तक न पहुंचती। ऑफिसर के कंधों पर सजे 3 क्राउन उसके कैप्टन होने का ऐलान कर रहे थे। एक बोला, इस तमाम इलाके की एक झाड़ी को छान मारा है सर, मगर यहाँ कोई मौजूद नहीं। तीनों में से एक आदमी ने नजर आने वाली तमाम झाड़ियों की तरफ हाथ घुमाकर अपनी कारकर्दगी को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। कैप्टन ने तहसीन आमेज अंदाज में सर हिलाते हुए कहा, शाबाश। अब यूं करो कि जुनूब की तरफ जाकर वहाँ हवालदार मानस को मिल जाओ। मजीद घूमने की जरूरत नहीं है। जंगल काफी घना है और 30-35 आदमियों से हम तमाम जंगल नहीं खंगाल सकते। उम्मीद यही है कि रात को वो अपने ठिकाने से निकलने की कोशिश जरूर करेगा। उस वक्त हम उसे छाप लेंगे। इस वक्त चारों तरफ के रस्तों पर मौजूद रहकर उसके यहाँ से भागने को रोको। तीनों ने असबात में सर हिलाकर सलूट किया, जी सर, और जुनूब की तरफ बढ़ गए। उसी वक्त मशरकी जानिब से एक ब्रस्ट फायर हुआ। कैप्टन ने साथ खड़े जवान से कहा, पूछो क्या हुआ है। जवान बोला, 1 अल्फा फॉर ऑल स्टेशन। ये फायर किसने खोला है? ओवर। आवाज आई, हवालदार रोहित फॉर 1 अल्फा। ये फायर मेरी पार्टी के जवान से हुआ है। एक लोमड़ था, झाड़ियों के हिलने पर शक की बिना पर फायर किया था। ओवर। कैप्टन ने हाथ बढ़ाकर जवान से रेडियो सेट लेते हुए पूछा, रोहित तुम्हारे साथ कितने आदमी हैं? ओवर। रोहित बोला, 4 आदमी हैं सर। ओवर। कैप्टन बोला, ठीक है, तुम जुनूब मशरकी जानिब ध्यान रखो, कोई जंगल से बाहर न निकलने पाए। अगली पोस्टों और बटालियन हेडक्वार्टर से मजीद नफरी आ रही है। उस वक्त तक हमने जंगल को घेरे में लिए रखना है। कैप लिसनिंग आउट। वायरलेस वापस जवान की तरफ बढ़ाकर वो मगरिब की जानिब बढ़ गया। उसके हमरा मौजूद 4 आदमियों ने भी उसके पीछे कदम बढ़ा दिए। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा था कि वो इस जंगल पर इतनी तवज्जो क्यों दे रहे थे और मेरे वहाँ छुपने का उन्हें इतना यकीन क्यों था। शायद किसी ने मुझे वहाँ घुसते हुए देख लिया था। इसके अलावा तो इस बात की कोई तौजी नहीं की जा सकती थी। इस सूरत हाल से निपटने के लिए मैं सोच के घोड़े दौड़ाने लगा। अगर उनकी मजीद नफरी पहुंच जाती तो मेरा वहाँ से बचकर निकलना मुमकिन न रहता, क्योंकि आज की रात वो जंगल को घेरे में रखते और आने वाले दिन एक एक झाड़ी को छान कर मुझे ढूंढ निकालते। चंद लम्हे सर खपाकर मैंने उसी वक्त हरकत में आने का फैसला किया। दाएं बाएं का जायजा लेकर मैं नीचे उतरा। हवालदार रोहित की पार्टी मशरकी जानिब तैनात थी और उससे थोड़ा हिसाब किताब भी रहता था, इसलिए मैंने मशरिक का ही रुख किया।
वो जंगल मगरिब की जानिब ज्यादा फैला था, इसलिए ज्यादातर पार्टियों का रुख उस जानिब था। राइफल को तैयार हालत में पकड़कर मैं झाड़ियों की आड़ लेता हुआ मशरिक की जानिब बढ़ने लगा। मगरिब की जानिब से आता हुआ चौड़ा नाला जुनूब की तरफ मुड़ गया था। झाड़ियों के झुंड मगरिबी और जुनूबी नाले में निहायत कसरत से फैले थे। मशरिक की जानिब एक पहाड़ी मौजूद थी जो जुनूब की तरफ आगे बढ़ती गई थी। शुमाल की तरफ भी एक नाला मौजूद था जो जुनूबी नाले में शामिल हो रहा था। उस वक्त जुनूबी नाले में सफर करना मशरिक की निस्बत ज्यादा आसान था, लेकिन मुझे मुश्ताक की मौत का बदला लेने की ख्वाहिश ने मशरिक की जानिब गामजन रखा। उसूलन तो रोहित पार्टी को जरा बुलंदी पर बैठना चाहिए था कि इसी सूरत में वो उस जानिब की निगरानी कर सकते थे। मैं झाड़ियों की आड़ लेता हुआ कभी बंदर चाल चलता, कभी चीता चाल और कभी जमीन पर लेट कर रेंगता हुआ जंगल के जुनूब मशरिकी किनारे पर पहुंच गया था। इसी असना में मेरे कानों में वायरलेस सेट की खड़खड़ाती हुई आवाज आना शुरू हो गई। एक घनी झाड़ी के नीचे लेटकर मैंने उस तरफ नजर दौड़ाई। करीब ही एक ढलान पर वो पांचों बैठे हंसी मजाक में मशगूल थे। उनमें से एक आदमी खड़े होकर अतराफ का जायजा ले रहा था, जबकि बकिया इत्मीनान से हथियारों को गोद में रखकर पत्थरों से टेक लगाए हुए बैठे थे। उन्हें इसलिए भी कोई खौफ नहीं था कि वो शिकारी थे और एक अकेले आदमी के मुकाबले में उनकी तादाद 30-35 अफराद पर मुश्तमिल थी। ये तो मुमकिन ही नहीं था कि वो अकेला आदमी उन पर हल्ला बोल सकता। रेडियो सेट से उभरने वाली ट्रांसमिशन से मुझे मालूम हुआ कि मगरिबी जानिब उनकी मदद के लिए अगली पोस्टों से कुछ मजीद नफरी पहुंच गई है। एक आदमी ने ख्याल जाहिर किया, उस्ताद रोहित, मुझे तो नहीं लगता कि वो विरोधी अब तक यहीं छुपा है। उसने मेरे मतलब की बात पूछी थी। मैं हमतन गोश हो गया। वो बोला, सच कहूँ तो मेरा भी यही ख्याल है, इसीलिए मैं तुम लोगों के साथ काफी आगे निकल गया था, लेकिन फिर हुक्म की तामील में वापस आना पड़ा। अब मैं कैप्टन इंद्रजीत को यकीन दिलाने से रहा। पहरा देने वाला उनकी गुफ्तगू में शामिल हुआ। कैप्टन साहब को भी जाने क्या सूझी है। हवालदार रोहित बोला, ये नायक राहुल सिंह की कृपा है। उसने कैप्टन साहब को बताया है कि उसने सुबह दम दुश्मन को जंगल में घुसते हुए बजाते खुद देखा है। संतरी ने मुंह बनाते हुए पूछा, तो गोली क्यों नहीं मारी? रोहित ने जवाब दिया, क्योंकि उस वक्त दुश्मन क्लैशनकोफ की रेंज से दूर था और वो उस पर गोली चलाकर उसे चौकन्ना नहीं करना चाहता था। बस उसने कैप्टन साहब को इत्तला दे दी। एक और आदमी ने ख्याल जाहिर किया, राहुल ने लाजिमन किसी सुअर वगैरह को देखा होगा। रोहित ने मुंह बिगाड़ कर कहा, ये मुसले भी सुअर से कम तो नहीं होते। उनकी गुफ्तगू का रुख मेरी जानिब मुड़ गया था। वो बस मुझे ही कोसते रहे। उनका फासला 20-25 कदमों से ज्यादा नहीं था, लेकिन वो जरा ढलान पर थे, इसलिए मैं भागकर उन तक नहीं पहुंच सकता था। मैं उनसे निपटने का ऐसा तरीका सोचने लगा जिससे बाकी लोग उस तरफ मुतवज्जे न होते। एक लम्हा सोचने के बाद मैं पीछे मुड़कर झुंड के दरमियान में पहुंचा और जिस कपड़े में अय्यूब ने मुझे रोटी बांध कर दी थी, चाकू के जरिए उसकी बारीक बारीक पट्टियां बनाने लगा। तमाम पट्टियों को बांधकर मैंने लंबी सी रस्सी बनाई और फिर क्लैशनकोफ से स्लिंग निकालकर उसे रस्सी के साथ बांध दी। अब तक भी रस्सी इतनी लंबी नहीं हुई थी कि मेरा काम हो सकता। मैं मफलर की भी पट्टियां बनाने लगा। 15-20 मीटर लंबी रस्सी बनाकर मैं रेंगता हुआ शुमाल की तरफ बढ़ने लगा। रस्सी की लंबाई के बकदर दूर जाकर मैंने रस्सी का एक सिरा छोटी सी झाड़ी के तने से बांधा और वापस लौट आया, ऐसी जगह पर लेटकर जहां मैं संतरी को अपनी निगाह में रख सकता था। मैं संतरी की तरफ मुतवज्जे हो गया। वो अपने साथियों के साथ किसी तकरार का हिस्सा बना हुआ था। 10-15 मिनट बाद जाकर उसे अपनी जिम्मेदारी पूरी करने का ख्याल आया और उसने चारों तरफ एक सरसरी निगाह दौड़ाई। जो ही उसकी नजर मतलूबा झाड़ी की तरफ उठी, मैंने एकदम रस्सी खींच ली। उसने फौरन ही कंधे से लटकी क्लैशनकोफ उतार कर हाथ में पकड़ी। उसने पीछे मुड़े बगैर कहा, झाड़ियों में हरकत हो रही है। अगले ही लम्हे उसने फायर खोल दिया। 2-3 ब्रस्ट फायर करके वो बगौर झाड़ी को देखने लगा। 1 अल्फा की तरफ से फायरिंग की वजह पूछी जा रही थी। रोहित ने पहले की तरह जानवर का बताकर उन्हें टाला और फिर जैसे ही उसने रेडियो सेट हाथ से रखा, मैंने फौरन ही शिस्त लेकर संतरी के सर का निशाना साधा। अगले चंद सेकंड में 4 के सर में सुराख खुल गए थे। उन्हें हरकत करने का मौका नहीं मिला था। हवालदार रोहित को मैंने जानबूझकर जिंदा छोड़ा था। जो ही उसने क्लैशनकोफ सीधी करना चाही, मैंने 5वीं गोली फायर की जो उसके दाएं कंधे में लगी। आह की आवाज निकालते हुए वो पीछे गिरा और फिर सीधा होते हुए उसने दूसरे हाथ से गिरी हुई क्लैशनकोफ उठाने की कोशिश की। मेरी चलाई हुई अगली गोली उसके बाएं हाथ में घुस गई। वो एक मर्तबा फिर नीचे गिरा। मैं झाड़ी की आड़ से निकलकर उसकी तरफ दौड़ पड़ा। रेडियो सेट पर एक बार फिर फायरिंग की वजह पूछी जा रही थी। मैंने फौरन रेडियो सेट उठाकर अपना एक पांव हवालदार रोहित के मुंह पर रखा और कहा, सर, यहाँ झाड़ियों में काफी सुअर मौजूद हैं जो बार बार झाड़ियाँ हिलाकर मशकूक कर देते हैं। ओवर। मैंने कोशिश की थी कि मेरी आवाज संतरी की आवाज जैसी हो। यूं भी वायरलेस सेट पर आवाज काफी तब्दील हो जाती है। मैंने यही सोचा था कि अगर उसे मुझ पर शक हुआ तो रोहित की कनपटी पर गन रखकर उससे बात करवा दूंगा ताकि उनका शक दूर हो जाए, मगर पूछने वाले को शक नहीं हुआ था। वो मेरी बात का जवाब देने के बजाय तमाम को कैप्टन साहब का हुक्म पास करने लगा। ऑल स्टेशन, कैप्टन साहब ने हुक्म दिया है कि इसके बाद किसी ने फजूल फायर किया तो सजा का हकदार ठहरेगा। क्या आप लिसनिंग?
आउट। गहरा सांस लेकर मैंने रेडियो सेट जेब में डाला और हवालदार रोहित के सर की तरफ उकड़ू बैठ गया। तो हवालदार रोहित, तुमने परसों रात एक कमजोर निहत्ते शख्स को तशद्दुद का निशाना बनाकर गोली मार दी, क्यों? वो कीनातोज नजरों से मुझे देखता हुआ कराहता रहा। मैंने कहा, तुम्हें नर्क में भेजने से पहले ये बताता जाऊं कि तुम और तुम्हारे साथी सिर्फ उसी शख्स की वजह से हलाक किए गए हो। बहरहाल मेरे पास मजीद वक्त नहीं है कि तुमसे गपशप कर सकूं। ये कहकर मैंने एक हाथ उसकी ठोड़ी और दूसरा सर पर रखकर अपने हाथों को मुखालिफ समत में झटका दिया। उसका बिगड़ा हुआ चेहरा मजीद भयानक हो गया। 2-3 सेकंड तड़पने के बाद उसने हाथ पांव ढीले छोड़ दिए। मेरे पास वक्त बहुत कम था। मैंने फौरन एक मोटे आदमी के जिस्म से वर्दी उतारी और अपने कपड़ों के ऊपर ही वो वर्दी डालकर मैंने जल्दी जल्दी चंद फालतू मैगजीनें उठा ली। अपनी क्लैशन को वहीं फेंक कर मैंने हवालदार रोहित की क्लैशन उठाई और ढलान पर चढ़ने लगा। इंडियन आर्मी की वर्दी की वजह से किसी भी देखने वाले को मुझ पर शक नहीं हो सकता था। वो पहाड़ी इतनी ऊंची नहीं थी। बुलंदी पर पहुंचकर मैंने पीछे मुड़कर देखा, मगर कोई मेरी तरफ मुतवज्जे नहीं हुआ था। दूसरी जानिब ढलान से उतरते ही मैंने वर्दी उतार दी कि वो मेरी तेजी से चलने में रुकावट पैदा कर रही थी। अलबत्ता वर्दी को लपेट कर मैंने अपने पास रख लिया था कि फिर किसी मौके पर काम दे जाती। मशरकी ढलान से मैं दौड़ते हुए नीचे उतरा और फिर नाला उबूर करके अगली ढलान पर चढ़ने लगा। उससे अगले नाले में उतरकर मैं मशरिक की तरफ रवाना हो गया। मैं काफी देर आराम कर चुका था और मेरा पेट भी भरा हुआ था, इसलिए ताजा दम था। सबसे बढ़कर मुश्ताक के कातिल को कैफर किरदार तक पहुंचाने पर एक अलहदा ही सुकून और इत्मीनान का एहसास हो रहा था। दिन की रोशनी की वजह से मेरी हरकत दूर ही से देखी जा सकती थी, इसलिए मैं नालों की गहराई, झाड़ियों और चट्टानों वगैरह की आड़ को इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ रहा था। साथ साथ मैं दुश्मन की बातचीत पर भी कान धरे हुए था। तमाम पार्टियां कंट्रोल को हर घंटे बाद सब अच्छा रिपोर्ट दे रही थी। एक बार रोहित पार्टी की तरफ से रिपोर्ट न दिए जाने को कंट्रोल ने कोई खास अहमियत नहीं दी थी, क्योंकि एक आध बार किसी पार्टी से रिपोर्ट रह भी जाती है। मगर दूसरे घंटे के इख्तिताम पर भी जब रोहित पार्टी की आवाज सुनाई न दी तो कंट्रोल बार बार उन्हें पुकारने लगा। उसके बावजूद भी जब उनकी तरफ से खामोशी छाई रही तो कंट्रोल ने जुनूब की जानिब मौजूद एक पार्टी को रोहित पार्टी की तरफ रवाना किया ताकि जाकर उनकी खैर खबर ले। 20-25 मिनट बाद ही रेडियो से एक घबराई हुई आवाज रोहित पार्टी की हलाकत के बारे में कंट्रोल को बता रही थी। एकदम हलचल मच गई। कंट्रोल फौरन ही तमाम पार्टियों को होशियार करने लगा। हालांकि उसकी कोई खास जरूरत नहीं थी कि तमाम इस फ्रीक्वेंसी पर मौजूद थे और उन्हें ये बात अच्छी तरह सुनाई दे रही थी। उन्हें मेरे जाने की समत का कोई खास तयन नहीं हो रहा था। वो सिर्फ इतना ही अंदाजा कर सकते थे कि मैंने मशरिक की जानिब की पहाड़ी उबूर की है। उसके बाद मेरा रुख किस जानिब होगा इस मुताल्लिक वो वसूख से कुछ नहीं कह सकते थे। दोपहर ढलने लगी थी। मेरा सफर जारी था। मैं उस जगह से ज्यादा दूर निकल जाना चाहता था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।